नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की आज हम तीसरी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। हम पूरी एनसीईआरटी को वन लाइनर के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हर पेज से, हर चैप्टर से जितने सवाल आपके बन सकते हैं एनसीईआरटी को लेकर, वो सब आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। अभी तक हम इस सीरीज़ की 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम इस सीरीज़ की तीसरी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से आगे चलेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब को हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, लगभग 3000 साल पहले शक्तिशाली राजा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कौन सा यज्ञ करते थे? तो देखिए, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे पुराने समय में, प्राचीन काल में। उसी में एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ, जिसका उद्देश्य होता था साम्राज्य को बढ़ाने के लिए या अपने आप को दूसरे राजाओं के ऊपर साबित करने के लिए। तो साम्राज्य बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। तो लगभग 3000 साल पहले या प्राचीन काल में जो शक्तिशाली राजा होते थे, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए एक यज्ञ करते थे जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते थे। इसके तहत बेसिकली एक घोड़े को छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जिन जिन इलाकों में जाता था, उस इलाके पर उसी राजा का अधिकार मान लिया जाता था। अगर कोई उसका विरोध करता था तो उसको, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है, उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, अदरवाइज उसकी अधीनता को स्वीकार करना होता था। तो वो घोड़ा जहां जहां जाएगा, उसका राज्य वहां वहां फैलता हुआ जाएगा। ऐसे ही दूसरे यज्ञ भी होते थे। एक यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो होता था, राजाओं का राजा बनना यानी चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इस यज्ञ को किया जाता था। एक यज्ञ उस समय वाजपेय यज्ञ के नाम से होता था। बेसिकली एक शक्ति प्रदर्शन यज्ञ था, जिसको अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला, अश्वमेध यज्ञ का सबसे प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य तो ये था जो प्रमुख था कि साम्राज्य का विस्तार करना, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो इसका उद्देश्य था कि अन्य राजाओं पर अपनी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित कर लेना। यानी आपके अगल बगल अगर कोई दूसरे राजा हैं, आपने अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, अगर उनमें से किसी ने भी आपके घोड़े को नहीं रोका तो वो सारा इलाका, वो सारे राजा जो थे, वो अब आपके अंडर में आ जाएंगे। तो अपने आप को सर्वोच्च साबित यहाँ पे करना। ठीक है, वैदिक काल में समाज को मुख्यतः कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो देखिए, वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ठीक है, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, शुरुआत में ये व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल के अंदर शुरुआती काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ये व्यवसाय के ऊपर आधारित थी। बेसिकली 4 वर्ण थे, चारों के अलग अलग काम थे। जैसे ब्राह्मणों का काम क्या था? अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करवाना। इसके अलावा क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना। वैश्य वर्ग का काम था पशुपालन, कृषि और व्यापार करना। शूद्र वर्ग का काम था कि शिल्प का काम करना, निर्माण कार्य में लगे रहना। तो शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी। ये सवाल बहुत बार आता है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये आधारित थी व्यवसाय पर। यानी जो भी पढ़ाने का काम कर रहा होगा वो ब्राह्मण हो गया, जो युद्ध लड़ने का काम कर रहा होगा या जो प्रजा की रक्षा करने का काम कर रहा होगा वो क्षत्रिय हो गया, जो व्यापार कर रहा होगा वो वैश्य हो गया, इस तरीके से। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर आधारित हो गई। यानी अब व्यवसाय से कोई मतलब नहीं रहा, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बन गई। तो ये क्वेश्चन बनता है, ऋग्वैदिक काल में क्या आधार था और बाद में क्या आधार हुआ? तो शुरुआत में व्यवसाय, बाद में हो गया जन्म। ठीक है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए, जो कास्ट शब्द बना है, ये बना हुआ है पुर्तगाली भाषा से। पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है जो है कास्टा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वंश या जन्म से संबंधित समूह या ग्रुप कोई। ठीक है, वंश संबंधी। तो उसी से मिलकर बना या उसी से निकला है, पुर्तगाली भाषा के शब्द से निकला है कास्ट शब्द। ठीक है,
जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली भारत में आते हैं, वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से भारत की खोज करता है, तो यहाँ की सामाजिक संरचना को समझने के लिए पुर्तगालियों ने इसी कास्टा शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी वंश या जन्म से संबंधी ग्रुप। और बाद में इसी से एक इंग्लिश वर्ड निकला कास्ट, जो जाति से संबंधित है। ठीक है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो देखिए, जनपद शब्द जो था, इसका शाब्दिक अर्थ था जन के बसने का स्थान। बेसिकली आप जानते हैं जन यानी कि लोग और पद यानी कि स्थान। तो शुरुआत में लोग कबीलों में रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, साथ में रहना शुरू किया, कबीले बड़े होने लगे तो उनको जनपद कहा जाने लगा, यानी जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और धीरे धीरे जब ये जनपद और बड़े होने लगे तो ये महाजनपद कहलाने लगे। लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अभी हम आगे डिटेल से जानेंगे। तो कई बार सवाल बनता है जनपद महाजनपद को लेकर के, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है जहां जन बसते हों या जहां पर लोग रहते हों। ठीक है, अगला, एटा के निकट स्थित कौन सा पुरा स्थल जनपदों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? इन जनपदों की जो प्राचीन जो हमारे जनपद थे, इनकी जानकारी हमें पुरातात्विक खनन के माध्यम से मिली। इसके अलावा कई सारे साहित्यिक ग्रंथों में इनका उल्लेख है, बौद्ध ग्रंथों में इनका उल्लेख है, जैन ग्रंथों में इनका उल्लेख है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हमें अवशेष भी मिले प्राचीन, जब पुरातन खनन यहां पर किया गया। जैसे यूपी के अंदर जो अंतरजी खेड़ा है, एटा के नज़दीक स्थित है। यूपी के अंदर एटा जिले के नज़दीक पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है और ये भी उसी संस्कृति से, जनपद काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे हमको दिल्ली में पुराना किला के नज़दीक प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले, मेरठ में हमको प्राचीन बस्तियों के अवशेष मिले, तो वो अलग अलग हैं। ये एक जगह है इंपॉर्टेंट, अंतरजी खेड़ा, पूछा जा सकता है कहाँ है, इसीलिए इसको सवाल यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में लोग अकेले रहते थे या छोटे छोटे समूह में रहते थे, तो जन उनको कहा गया, बाद में जनपद हो गया, जिनके उनके रहने का परमानेंट स्थान, और बाद में वो जनपद महाजनपद बन गए। तो लगभग 6ठी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अंदर कुल मिलाकर 16 शक्तिशाली महाजनपद थे। अब इनकी संख्या याद करनी है, इनकी जानकारी कहां से मिली है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख प्रमुख रूप से बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय नाम याद करेंगे, और जैन ग्रंथ है एक जिसका नाम है भगवती सूत्र या भगवती सूत्र। इन दो ग्रंथों से हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगर पूछेगा बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र। ठीक है, अगला, चित्रित धूसर पात्र संस्कृति का काल लगभग किस अवधि का माना जाता है? तो देखिए, जो चित्रित धूसर मृद भांड थे, यानी ऐसे बर्तन जिन पर चित्रकारी आदि बनाई गई थी, ये इनका काल माना जाता है लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल, यानी जो उत्तर वैदिक काल था हमारा, लगभग वो और इसके बाद फिर शुरू हो जाता है महाजनपद का काल। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान ही प्रिंटेड जो पेंटेड ग्रे वेयर होते थे, यानी चित्रित धूसर मृदभांड होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे बेसिकली, जिनके ऊपर चित्रकारी यहां पर की जाती थी, चित्र यहां पर बनाए जाते थे। इनका जो काल माना जाता है वो 1200 से 600 ईसा पूर्व के मध्य का है। ठीक है, अगला, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला जो था ये एक महाजनपद की राजधानी है। 16 महाजनपद थे, तो इंपॉर्टेंट महाजनपदों की राजधानी पूछता है, कई बार मिलान करने को आता है। जो तक्षशिला महाजनपद था, इसकी राजधानी गांधार थी। ठीक है, ये जो तक्षशिला महाजनपद था बेसिकली रावलपिंडी, पेशावर, गांधार, सारा इसी के अंतर्गत आता था। एक प्रसिद्ध पुस्तक है, व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। पाणिनि यहीं के माने जाते हैं, गांधार के या तक्षशिला के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो तक्षशिला था प्राचीन भारत में शिक्षा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? ये गांधार महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? उन्हीं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था कुरु, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये जो कुरु महाजनपद था, ये दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, इसके आसपास का इलाका था। महाभारत काल से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। हस्तिनापुर उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, पांचाल महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा है?
तो पांचाल भी उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है जिसका एक इंपॉर्टेंट नगर या जिसकी जो राजधानी थी वो थी अहिचित्र। इसको भी आपने याद करना है। बेसिकली पांचाल महाजनपद को भी महाभारत काल से जोड़ा जाता है। जो द्रौपदी थी वो यहीं की थी, इसीलिए उनको पांचाली भी कहा जाता था। जो ये पांचाल महाजनपद था, यूपी के बरेली के आसपास का जो इलाका है वो इसमें आता था। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, वो सारा इसमें आता था। इस महाजनपद की दो राजधानियां थी, एक साउथ पांचाल और एक हमारा नॉर्थ पांचाल, यानी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। जो उत्तरी भाग था इसकी राजधानी अहिचित्र थी, यानी बरेली के आसपास का, और दक्षिणी जो हमारा पांचाल था उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। तो उत्तर की राजधानी अहिचित्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो कौशल महाजनपद था हमारा, महात्मा बुद्ध के साथ इसका संबंध है, काफी ज्यादा प्रमुख है कौशल महाजनपद महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ। जब हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तब और डिटेल से जानेंगे। जो ये कौशल महाजनपद था इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक जो उपदेश उन्होंने दिए वो कहां पर दिए, ये क्वेश्चन आता है। या तो महाजनपद का नाम पूछता या राजधानी। महाजनपद का नाम पूछेगा तो कौशल, और अगर राजधानी पूछेगा या जगह का नाम पूछेगा तो श्रावस्ती। उन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। ये जो कौशल महाजनपद था इसके अंदर बेसिकली फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, ये सारे यहां पे आते थे। इसके मध्य से, कौशल महाजनपद के मध्य से होकर बहती थी सरयू नदी। यानी सरयू नदी इस महाजनपद को दो भागों में बांटती थी। एक को कहा जाता था उत्तर कौशल, एक को कहा जाता था दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। ठीक है। अगला, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी थी कौशांबी। इसको भी याद रखना है। ठीक है। जो कौशांबी है ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स महाजनपद, प्रयागराज के आसपास का इलाका बेसिकली इसको माना जाता है। इस वत्स महाजनपद को बाद में किसने अपने में मिला लिया था? तो उस समय एक और शक्तिशाली महाजनपद था अवंती। अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन, इसने अपने आप में वत्स महाजनपद को मिला लिया था। और बाद में फिर अवंती को किसने मिला लिया था? मगध ने। बेसिकली ये 16 महाजनपद आपस में लड़ते रहते थे सर्वोच्च अपने आप को साबित करने के लिए। अंत में एक ही इनमें सर्वोच्च बना जो था मगध। ठीक है। जहां से फिर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जो मगध महाजनपद था इसकी शुरुआती राजधानी राजगृह या जिसे राजगीर कहा जाता है। बाद में यहां की राजधानी कहां चली गई? पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। ठीक है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद देखे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट महाजनपद उस समय थे। एक महाजनपद का नाम था अंग। अंग महाजनपद की राजधानी पूछी जाती है, इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है। यहां का एक प्रसिद्ध शासक था ब्रह्मदत्त, इसका नाम आपने याद करना है। बाद में अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया था किसने? बिंबिसार ने। ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट महाजनपद है हमारा जिसके बारे में सवाल आता है, काशी। इसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी के आसपास का जो पूरा इलाका है वो इसमें आता था। ठीक है। इसके बाद एक महाजनपद था हमारा सूरसेन जिसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है। जो मेगास्थनीज था, जो मौर्य काल में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है, वो अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का वर्णन भी करता है। इसके अलावा एक था मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी विराटनगर थी। एक था हमारा मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशावती या कुशीनगर थी। ठीक है। इसके अलावा एक था हमारा चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी शक्तिमती। गांधार के बारे में हमने ऊपर जाना, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक या राजपुरा। पूछा जाएगा 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद था जो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए फेमस था? तो आप कहेंगे कंबोज। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जिसको कहते हैं अश्मक। ये साउथ इंडिया में था, गोदावरी के तट पर था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। ठीक है। अगला, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अश्मक था। ठीक है। इसकी राजधानी कहां थी? पोटली या पोतन। ठीक है। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी?
अब देखिए वज्जी संघ के बारे में, वज्जी महाजनपद के बारे में हमने बात नहीं करी। अब इसको हम डिटेल से जानेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। जो वज्जी संघ था या वज्जी महाजनपद था, इसकी राजधानी वैशाली थी। यह अन्य महाजनपदों की तुलना में थोड़ा सा अलग था। अन्य महाजनपदों में डायरेक्ट राजतंत्र वहां पे ज्यादातर चलता था, यहां पे चलता था गणतंत्र। ठीक है, यानी जो सर्वोच्च होता था यहाँ का, वो चुना जाता था, हर बार चुना जाता था। एक ही आदमी के पास सारी शक्तियां नहीं थी, 7-8 लीडर यहां पे होते थे, सभी राजा कहलाते थे। ठीक है, तो वज्जी जो था ये एक गणतंत्र था। और सवाल आता है दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है, तो वज्जी संघ या वज्जी महाजनपद को ही कहते हैं, जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसे दुनिया का पहला गणतंत्र कहते हैं। यहां पर बेसिकली 8 ग्रुप थे, 8 छोटे छोटे संघ थे। इनमें जो सबसे प्रमुख संघ था उसे कहते हैं लिच्छवी। तो सवाल आता है दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र किसने स्थापित किया था, तो लिच्छवियों ने किया था। 8 गण यहां पर थे, 8 राज्यों का एक समूह था, उन्हीं में एक राज्य था लिच्छवियों का, और लिच्छवी इनमें सबसे शक्तिशाली थे, इसीलिए ज्यादातर इनकी चलती थी। तो लिच्छवियों के द्वारा सबसे पहला गणतंत्र बनाया गया था। ठीक है, वज्जी संघ में लिच्छवी जो थे ये सबसे ज्यादा प्रमुख थे। वैशाली किस प्रकार की शासन व्यवस्था के लिए फेमस है? अब वैशाली नाम दिया है राजधानी का, वैशाली किसकी राजधानी है? वज्जी की। और वज्जी क्यों फेमस है? अपने गणराज्य के लिए, अपने गणतंत्र के लिए, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति का शासन नहीं था, यहां पे सामूहिक शासन व्यवस्था होती थी। 8 कुलों का, 8 गणों का या 8 संघों का ये एक पूरा संगठन था, जिसमें सबसे प्रमुख कौन थे? लिच्छवी। ठीक है, विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों में से एक कौन था? तो यह वैशाली था, या जिसे हम वज्जी संघ भी कहते हैं, क्योंकि वज्जी महाजनपद था, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो देखिए भारत में जो प्राचीन सिक्के आते थे, सबसे पहले जो सिक्के आते थे, इनको कहा जाता था आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। बेसिकली इन सिक्कों के ऊपर कुछ निशान बना दिए जाते थे, इनको थोड़ा पंच कर दिया जाता था, थोड़ा सा गड्ढा टाइप इनमें बना दिया जाता था। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के इनको कहते हैं। ठीक है, आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो ये जो पंचमार्क सिक्के होते थे ये बने होते थे ज्यादातर चांदी के। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में तांबे के भी मिले हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो सिक्के होते थे उस समय चांदी के ही होते थे। ठीक है, स्वर्ण सिक्के अभी नहीं आते हैं। स्वर्ण सिक्के भारत के अंदर सबसे पहले जो यूनानी शासक थे, इंडो यूनानी शासक, भारत यूनानी शासक, वो चलाते हैं। सबसे शुद्ध सिक्के गुप्त साम्राज्य में चलते हैं और सबसे ज्यादा सिक्के चलता है कुषाणों के द्वारा। ठीक है, उसको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे प्राचीन सिक्के भारत में कौन से चले? वो आहत सिक्के चले, जो ज्यादातर चांदी के होते थे। ठीक है, महाजनपद काल में किस आर्थिक व्यवस्था का विस्तार हुआ? देखिए महाजनपद काल में होता है मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था। इससे पहले जो अर्थव्यवस्था चलती थी बेसिकली प्रॉपर एक कॉइन सिस्टम नहीं था, वहां पर वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। यानी अगर आपको गेहूं चाहिए, मेरे पास गेहूं है, और मुझे दाल चाहिए, आपके पास दाल है, तो सामान की अदली बदली कर लेंगे। लेकिन महाजनपद काल जब बनने लगे, विकसित होने लगे, तो इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाना शुरू किया और एक आर्थिक व्यवस्था इनके काल में विकसित हुई। महाजनपद काल में मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था यानी सिक्कों का प्रचलन बेसिकली व्यापक स्तर पर शुरू हुआ। सिक्के पहले भी चलते थे लेकिन उतने नहीं चलते थे। और पहले सिक्के कौन से हैं भारत के? आहत सिक्के। ये क्वेश्चन बना हुआ है पेपर के अंदर। ठीक है, मगध क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता था? तो देखिए 16 महाजनपद अपने आप लड़ते रहते थे आपस में कि कौन सबसे शक्तिशाली होगा। इन सब में सबसे शक्तिशाली बनकर कौन उभरा? मगध। मगध के शक्तिशाली होने के कारण पेपर में आते हैं। इसके शक्तिशाली होने का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो लौह अयस्क को माना जाता है। ठीक है, बेसिकली जो मगध का आसपास का पूरा इलाका था, यहां पर लौह अयस्क बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता था, जिससे इन्होंने काफी मजबूत हथियार बनाने शुरू किए, मजबूत औजार बनाने शुरू किए। कृषि के लिए इन्होंने अच्छे औजार यहां पर बनाए, हथियार अच्छे बनाए, तो शक्तिशाली होने लगे। इसके अलावा इनके आसपास जंगल काफी ज्यादा थे, तो जंगल से इनको अच्छी लकड़ियां मिलनी शुरू हो गई। इसके अलावा उन्हीं जंगलों से इनको बड़े बड़े हाथी मिल जाते थे। इसके अलावा गंगा और सोन नदी के आसपास का इलाका पूरा ये था, तो काफी उपजाऊ भी था, तो सब कुछ इनके पास था। तो काफी ज्यादा शक्तिशाली होने के जो इसके कारण थे, उसमें एक प्रमुख कारण है यहां पर मिलने वाला लौह अयस्क। ठीक है, यानी काफी ज्यादा संसाधन यहां पर मौजूद थे। सिकंदर भारत में किस नदी तक पहुंचा था? सिकंदर को लेकर जब भी सवाल आता है, 2 नदियों का उल्लेख होता है। एक नदी है झेलम और एक नदी है ब्यास। ठीक है, तो सिकंदर ने युद्ध किस नदी के तट पर किया? तो झेलम के तट पर। किस नदी तक वो आया? तो व्यास के तट पर। बेसिकली झेलम को उसने पार कर लिया था। झेलम नदी को यूनान में कहा जाता है हाइडे स्पीसीज।
तो झेलम के तट पर उसके द्वारा हाइडे स्पीसीज का युद्ध लड़ा गया था राजा पोरस के साथ। किसने? पोरस और सिकंदर ने, जिसमें सिकंदर जीत जाता है, लेकिन राजा पोरस काफी बहादुरी से लड़े थे। जब वो झेलम को पार करता है तो ब्यास नदी तक आ जाता है। अब सामने एक और नदी आ गई थी सेना के। यहाँ के सेना जो थी, सिकंदर की जो सेना थी, वो देख चुकी थी कि एक राजा, जो एक लोकल राजा वहां का था, एक छोटे क्षेत्र का राजा था, उसको हराने में इतने पसीने छूट गए। और इस नदी के पार कौन सा महाजनपद है? मगध, जिनके पास हाथियों की एक विशाल सेना है। तो उसके सैनिकों का कहा जाता है हौसला यहां पर टूटने लगा। हालांकि कई सारे कारण माने जाते हैं। सैनिकों ने नदी को पार करने से मना कर दिया था। कुछ कारण यह था कि काफी लंबे समय से वे लड़ते हुए आ रहे थे, घर से दूर थे तो थक गए थे, घर जाना चाहते थे। इसके अलावा एक कारण यह भी माना जाता है, राजा पोरस की बहादुरी के कारण वे आगे जाने से और मगध की सेना से वे डर रहे थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना था कि ब्यास नदी तक वो आया और इसको पार करने से सिकंदर के सैनिकों ने मना कर दिया था। तो व्यास नदी आपने याद रखना है। ठीक है, मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो मगध के उत्कर्ष का कारण पूछा जाता है। यहां पर गंगा और सोन नदियां का होना एक प्रमुख कारण था। उपजाऊ भूमि थी यहाँ की, लौह अयस्क काफी ज्यादा मात्रा में था, घने जंगल थे और हाथी यहां पर काफी ज्यादा उपलब्ध थे। ये सारे कारण थे मगध के शक्तिशाली होने के। ठीक है, वज्जी संघ में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? अभी हमने ऊपर देखा, गणतंत्र या संघ व्यवस्था थी, यानी एक ही व्यक्ति नहीं लेता था निर्णय, सामूहिक रूप से लिया जाता था। ठीक है, वज्जी संघ का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? देखिए, वज्जी संघ के बारे में एक वर्णन मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिग्निकाय। दिग्निकाय किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बेसिकली जब अजात शत्रु मगध का राजा बनता है तो उसकी काफी इच्छा थी वैशाली पर कब्जा करने की, यानी जो वज्जी महासंघ है। लेकिन वज्जी महासंघ एक राजा के अधिकार में तो नहीं था, इसको हराना काफी मुश्किल था क्योंकि सामूहिक रूप से लोग थे यहाँ पे, सारे एकता इनमें बनी हुई थी। तो वज्जी को वो हरा नहीं पा रहा था अजात शत्रु। तो दिग्निकाय के अंदर एक वर्णन मिलता है कि अजात शत्रु ने अपने मंत्री वर्षाकार को महात्मा बुद्ध के पास भेजा कि ये जो वज्जी संघ है ये कैसे इतना मजबूत क्यों है। तो वर्षाकार जाते हैं महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या वज्जी संघ में जो बैठकें होती हैं वो नियमित होती हैं, क्या वे निर्णय आपस में सहमति के बाद लेते हैं। वर्षाकार इन सब के जवाब देते हैं और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं वज्जी संघ तभी तक मजबूत है जब तक उनमें एकता बनी रहेगी। तब कहा जाता है कि ये जो वर्षाकार था ये अजात शत्रु का मंत्री था और इसने वज्जी संघ के अंदर फूट डलवा दी, यानी उनको आपस में लड़वा दिया और अंततः वज्जी पर अधिकार हो गया अजात शत्रु का। तो ये कहानी मानी जाती है, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग कहानी मिलती है, लेकिन जो एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि वर्षाकार को महात्मा बुद्ध के पास भेजा था सलाह लेने के लिए। किसने? अजात शत्रु ने। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वज्जी महासंघ जीतने वाला अजात शत्रु का इंपॉर्टेंट मंत्री कौन था जिसकी मदद से उसने जीता? तो वर्षाकार आपने याद करना है। ठीक है, यह उल्लेख मिलता है कि महात्मा बुद्ध के पास भेजा था, वो दिग्निकाय में मिलता है। अगला, अजात शत्रु ने बुद्ध से सलाह लेने के लिए किसे भेजा था? तो किसको भेजा था? मंत्री वर्षकार को। इसे वशकार भी लिखते हैं और वर्षाकार भी लिखते हैं। और अंततः इसी ने षड्यंत्र के माध्यम से वो जो 8 ग्रुप्स थे वहां पे उन्हीं को आपस में लड़वा दिया और जैसे ही उनकी एकता टूटी वो सारे के सारे अजात शत्रु के अधीन हो गए। ठीक है, वज्जी संघ में प्रमुख गण कौन सा था? तो मैंने कहा आपको वज्जी संघ जो था ये 8 गणों का एक समूह था, 8 छोटे छोटे ग्रुप्स थे। इन्हीं 8 के 8 राजाओं को कहते थे, सभी को राजा कहा जाता था, निर्णय सामूहिक होते थे, सबसे प्रमुख होता था लिच्छवी। तो लिच्छवी इनमें सबसे प्रमुख गण था। ठीक है, महाजनपदों में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो महाजनपदों में जो राजतंत्र यहाँ पे चलता था, बेसिकली जैसा राजतंत्र होता ही है कि नॉर्मली राजा सर्वोच्च होगा और उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, यानी वंशानुगत होगा। 2 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं चलता था, वहाँ पे रोटेट होता रहता था या सामूहिक निर्णय होता था। एक के बारे में तो आपने जान लिया, वज्जी। दूसरा था मल, ये भी उस समय का एक गणतंत्र है, हालांकि उतना प्रॉपर नहीं था जितना वज्जी था, लेकिन ये भी गणतंत्र था। ठीक है, गणराज्य वाले प्रमुख महाजनपद कौन से थे? तो अगर आपसे एक नाम पूछेगा तो वज्जी, लेकिन अगर 2 नाम पूछ लिए तो मल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, ये भी एक गणतंत्र था, इसको याद रखना है। ठीक है, जनपद और महाजनपद काल को भारतीय इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। किस दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है महाजनपद काल को? जब जनपद बनने लगे, महाजनपद बनने लगे, यानी बड़े बड़े राज्य बनने लगे, इसको कहते हैं द्वितीय नगरीकरण का काल।
पहला नगरीकरण था जब सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, उसके बाद ग्रामीण समाज शुरू हो गया था, वैदिक सभ्यता पूरी ग्रामीण थी। तो भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन कब हुआ, द्वितीय नगरीकरण कब हुआ, तो महाजनपद काल में। इसको याद करना ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण का प्रमुख आधार कौन सा था? तो देखिए, द्वितीय नगरीकरण जब शुरू हुआ, पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता था। उस समय हड़प्पा के जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे, वो तांबे का, कांसे का इस्तेमाल करते थे। उस धातु को उन्होंने इस्तेमाल किया अपने आप को और मजबूत करने के लिए। लेकिन जब सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ तो उससे पहले लोहे की खोज ऑब्वियसली हो चुकी थी वैदिक काल के अंदर। तो द्वितीय नगरीकरण का जो प्रमुख आधार बना धातु वो लोहा ही था, ठीक है। लोहे से इन्होंने अच्छे अच्छे कृषि के उपकरण बनाने शुरू किए, लोहे से अच्छे अच्छे हथियार इन्होंने बनाने शुरू किए थे, ठीक है। कलिंग की राजधानी शिशुपालगढ़ वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कलिंग, जिसके ऊपर अशोक आक्रमण करता है, कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग की राजधानी के रूप में शिशुपालगढ़ का भी वर्णन मिलता है आपको एनसीईआरटी में, इसका नाम भी आपने याद करना है। वर्तमान में ये उड़ीसा में ही पड़ते, क्योंकि कलिंग जो है ये उड़ीसा का ही प्राचीन नाम था। दक्षिण भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया लगभग कब शुरू हुई? तो दक्षिण भारत में नगरीकरण की जो शुरुआत मानी जाती है वो लगभग 400 ईसा पूर्व में मानी जाती है, जब दक्षिण भारत में 3 इंपॉर्टेंट वंशों का उदय होना शुरू हुआ, जिसमें चेर, चोल और पांड्य वंश शामिल थे, जिनके काल में संगम साहित्य की रचना हुई। इसीलिए इनके काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम कालीन दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंश कौन से थे? तो संगम काल कहते हैं 3 राजवंशों के टाइम पीरियड को। संगम काल में 3 राजवंश आते हैं, चोल, चेर और पांड्य। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन नहीं है इसमें शामिल या कौन है? तो साउथ इंडिया में नगरीकरण इन्हीं के काल में शुरू हुआ, संगम काल में। संगम साहित्य की रचना हुई इनके काल में, इसीलिए इसके काल को संगम काल कहते हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट वंश हैं, चोल, चेर और पांड्य। ये तीनों बेसिकली अलग अलग क्षेत्रों में दक्षिण भारत में शासन करते थे और तीनों एक दूसरे के समकालीन थे, ठीक है। संगम साहित्य मुख्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगम साहित्य जो है ये मुख्यतः भारत के दक्षिण भारत से संबंधित है, या जो तमिल इलाका हमारा तमिल क्षेत्र वहां से। दक्षिण भारत किन वस्तुओं के व्यापार के लिए फेमस था? साउथ इंडिया जो था यहाँ मुख्य रूप से बहुमूल्य रत्न, सोना, सुगंधित मसाले इनके लिए फेमस था उस समय भी, ठीक है। साम्राज्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो देखिए, साम्राज्य जो शब्द है ये आया है लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा में एक शब्द आता है एम्पेरियम। एम्पेरियम से निकला है हमारा एम्पायर, तो ये लैटिन भाषा से आया है, ठीक है। एम्पेरियम का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शासन, और उसी से आया है एम्पायर, ठीक है। श्रेणी यानी गिल्ड क्या थी? तो देखिए, जो श्रेणी होती थी गिल्ड्स, इसके बारे में पेपर में सवाल आया है कि प्राचीन काल में गिल्ड्स क्या थे। तो गिल्ड्स व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन था। बेसिकली व्यापारियों के संगठन को या शिल्पकारों के संगठन को यहाँ पे कहते थे गिल्ड या श्रेणी। तो श्रेणी क्या थी? व्यापारियों के द्वारा खुद से इन्होंने बनाई गई इनके संगठन थे, इन्होंने खुद बनाए थे, राजा इन पे दखल नहीं देता था, इन्होंने खुद बनाए थे। व्यापार से रिलेटेड आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश जो था ये था, इसका आखिरी शासक था घनानंद। घनानंद था। इस वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था। जब हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, मगध के बारे में पढ़ेंगे, तब ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। अभी सिर्फ इतना याद करना है कि मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित किया महापद्मानंद ने, और इस वंश का आखिरी राजा था घनानंद। घनानंद इंपॉर्टेंट इसीलिए है और यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि ये सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का राजा घनानंद ही था। बाद में इसी घनानंद को हराता है चंद्रगुप्त मौर्य और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो पाणिनि जो थे इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी। प्रसिद्ध व्याकरण करता है। व्याकरण की पहली पुस्तक इसको माना जाता है। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी रचना यहाँ पर करी थी, ठीक है। एक संस्कृत ग्रंथ है अष्टाध्यायी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये क्वेश्चन आता है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसे हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं। फिर ब्यास नदी के तट पर आकर इसकी सेना मना कर देती है। सिकंदर ने भारत में किस भारतीय राजा से युद्ध किया था? तो पोरस के साथ किया था। इसके काल में गांधार का राजा कौन था? उसका नाम भी आता है अंबी, जिसने सिकंदर के अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इसके काल में मगध का राजा कौन था? सिकंदर के काल में तो मगध का राजा घनानंद था, और पंजाब के आसपास का जो इलाका था वहां का राजा था पोरस, या जिन्हें पुरु भी कहते हैं, ठीक है। यूनानी लेखकों ने भारतीय तपस्वी दार्शनिकों को क्या कहा है? तो यूनानी लेखक जो होते थे, जो सिकंदर और
उसके साथ यहाँ पे आए थे जो भी यूनानी लेखक थे, उन्होंने भारतीय दार्शनिकों को कहा जिम्नोफिस्ट। क्वेश्चन आएगा कि ग्रीक लोग यानी यूनानी लोगों के द्वारा भारतीय तपस्वियों के लिए क्या कहा गया? जिम्नोफिस्ट कहा गया, यानी नग्न दार्शनिक, यानी जो कम कपड़े पहनते हो या जो बहुत ही ना के बराबर कपड़े पहनते हो उनके लिए। ठीक है, तो सीधा सवाल बन जाएगा जिम्नोफिस्ट शब्द का संबंध किससे है? तो यूनानी लेखकों ने भारतीय उस समय के जो दार्शनिक थे उनके लिए ये कहा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारी एनसीईआरटी सीरीज की तीसरी वीडियो यहाँ पर कवर करी। इन को हमने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर देखने का प्रयास किया। क्लास 6 हमारी हिस्ट्री अभी चल रही है, पूरी क्लास 6 को यहाँ पे कवर करेंगे। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 सबको देखेंगे। पूरी एनसीईआरटी हम इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से कवर कर जाएंगे। 3 क्लास में लगभग 150 के आसपास सवालों को पूरी डिटेल के साथ, पूरे बेसिक के साथ हम कवर कर चुके हैं, जिससे आपका रिविजन भी अच्छे से होता रहे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।